वेलकम बच्चों, आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं डेरिवेशन ऑफ n2 अपान वी माइनस n1 अपान यू इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान आर, जिसको हम रिफ्रैक्शन फार्मूला भी कहते हैं। और आज हम यह रिफ्रैक्शन फार्मूला कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस के लिए करेंगे, जबकि स्फेरिकल सरफेस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n2 है और जो बाहरी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n1 है। ये हमारा कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा पोल है। खूब ध्यान से इसी तरह से इसी स्टेप में हम लोग इस फिगर को डिज़ाइन करेंगे। ध्यान करना है कि यहाँ पे कोई पॉइंट बना लें जहाँ पर हमें इस रे को इंसिडेंट कराना है। इस रे पर अगर हमने एक नॉर्मल ड्रा कर लिया तो वह नॉर्मल हमारा ऐसे आएगा, ये ठीक है ना। तो ये पहले नॉर्मल ड्रा कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नॉर्मल जहाँ इंटरसेक्ट करता है प्रिंसिपल एक्सिस को वो सी होता है, ठीक। हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा क्या है, ओ है, जहाँ से हमारी ऑब्जेक्ट रखी है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। यहाँ से हमने एक रे बनाई, ये खूब ध्यान से समझिए सभी लोग। ये मान लेते हैं कि ये इंसिडेंट पॉइंट है। यहाँ के बाद ये थोड़ा से देखो, ये जो है वो सीधी लाइन है, ये इसकी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा से ध्यान देना है। ये हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल जाने दो, इसको हम n डैश कर देते हैं, सी n डैश इज नॉर्मल। थोड़ा से ध्यान देंगे तभी ये काम बनेगा। यह रे जो है, चूँकि यह n2 है और n2 क्या है, डेंसर है। यहाँ n1 है, n1 क्या है, रेयरर है। यहाँ क्वेश्चन में कभी कभी दिया भी जाता है बोर्ड में कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन रेयरर मीडियम एंड द मीडियम ऑफ द कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस इज डेंसर। तो जब रेयरर से डेंसर में जाएगी रे, तो ये रे नॉर्मल की तरफ क्या होगी, बेंड होगी। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि यह बेंडिंग ऐसे दिखाई जाएगी, ऐसे। और चूंकि ये इन्फिनिटी पे जाएगी, अगर इसको ध्यान दो तो ये इन्फिनिटी पे जाएगी, तो इन्फिनिटी पे तो इमेज बनेगी नहीं। तो इसको हम पीछे की तरफ जब बढ़ाते हैं, इसी रे की सीध में क्या करेंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, तो हमारी कहीं ना कहीं जाकर ये इमेज बनेगी और इस इमेज को हम कहेंगे क्या, आई। तो यहाँ पर ये रे जो हमारी मुड़ी ऐसे, ये तो ये मेन पाथ ये था, और मेन पाथ से अंदर की तरफ यानी नॉर्मल की तरफ यह बेंडिंग हो रही है। ये एंगल हम लोग अल्फ़ा मानते हैं, इमेज का जो एंगल बनेगा वो बीटा मानेंगे, और यह जो नॉर्मल है इसका एंगल हम गामा मानेंगे, ठीक है। तो एक्यूट एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर अल्फ़ा, बीटा एंड गामा रेस्पेक्टिवली। दूरियां कहाँ से लेंगे, ओ से लेकर पी तक की दूरी ये हमारी हो गई यू, ठीक है ना। ये दूरी हमारी हो गई वी, इमेज की दूरी, और यह दूरी हो गई आर। यहाँ ध्यान ये रखना है कि ये तीनों दूरियां जब साइन कन्वेंशन में लेंगे तो नेगेटिव होगी, तो जहाँ भी रखेंगे बाद में नेगेटिव कर लिया जाएगा, ठीक है। अब ध्यान करना है कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन होगा। तो ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे है, तो यह वाला पूरा एंगल, ये पूरा एंगल हमारा हो जाएगा कौन सा एंगल, इस एंगल को कहेंगे आई। और ये वाला एंगल जो हो जाएगा, ये एंगल जो है ये क्या है, आर। तो अगर इसी रे को हमने पीछे बढ़ाया है, ठीक है ना, ये वाली, तो ये आर है नॉर्मल और इसके बीच में ये आर है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। थोड़ा से जूम करके सभी लोग देखेंगे, ये भी आर हो जाएगा। अब इस फिगर को बढ़िया से आपको बना लेना है। यहाँ पर आर क्या था, ये रे जा रही है, ये आर था, इसको पीछे बढ़ाया, ये नॉर्मल वाला है तो मल्टीप्लाई का निशान बन रहा है, तो ये आर है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला आर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, पहले लेक्चर में हम लोग इसी तरह से चीज़ों को पढ़ चुके हैं। जितना जो स्टेप हमारे पहले लेक्चर में थे वही सारे स्टेप इस लेक्चर में भी रहेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, स्नेल्स लॉ लगाना है। पहला स्टेप क्या है, फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा,
सीधे लिख लेते हैं n1 साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n2 अपॉन n1 इफ आई एंड आर आर वेरी स्मॉल एंड टेकन इन रेडियन। टेकन इन रेडियन, यह ध्यान देना कि ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है कि अगर साइन आई बहुत छोटा होता है और रेडियन में हो तभी साइन आई के बराबर होगा और साइन आर लगभग आर के न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, देन आई अपॉन आर क्या हो जाएगा, n2 अपॉन n1। तो n1 आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 आर। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इसको हम बोल देते हैं स्टेप फर्स्ट। ठीक है, अब स्टेप सेकंड में क्या करना है, स्टेप सेकंड में जान लो करना क्या है। आई और आर की वैल्यू को हमें अल्फ़ा बीटा और गामा के टर्म में लाना है। ये हमारा सेकंड स्टेप है। तो इसके लिए हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का यूज करेंगे, यानी कि द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू को इंटीरियर एंगल्स। तो जब कोई ट्राइंगल की एक साइड को हम एक्सटेंड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो वो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है और वो अपने अंदर के इंटीरियर एंगल्स के जोड़ के बराबर होता है। तो फ्रॉम, देखो कौन सा ट्राइंगल यहाँ लेते हैं, तो ट्राइंगल एक लेते हैं ओ, इसको हम बोल देते हैं ए, ओ ए सी में। तो ओ ए सी में, ओ ए सी जरा चेक करो बच्चा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस आई इक्वल टू गामा। यहाँ देखो ओ ए सी ये है ट्राइंगल, गामा इज एक्सटीरियर एंगल, दैट विल बी इक्वल टू आई प्लस अल्फ़ा। तो आई यहाँ से क्या हो जाएगा, गामा माइनस अल्फ़ा। इक्वेशन नंबर कर दो सेकंड। ठीक, इसी तरह से एक ट्राइंगल और चेक करो जिसमें एक्सटीरियर एंगल बन रहा हो, तो ये हो रहा है आई ए सी। क्या हो जाएगा, फ्रॉम ट्राइंगल आई ए सी। यहाँ पे आई ए सी में इसमें कौन है एक्सटीरियर एंगल, फिर गामा है एक्सटीरियर एंगल, तो गामा इक्वल टू क्या है, बीटा प्लस आर। तो यहाँ से आर क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। तो ये हमारे स्टेप हमारा सेकंड हो गया। अब हम स्टेप थर्ड देखेंगे, आसानी से देखेंगे। स्टेप थर्ड क्या करना है, इसमें करना है आई और आर की वैल्यू को उठाकर 1 में रख देना है। तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ आई एंड आर इन 1, तो 1 में रखो तो क्या हो जाएगा, n1 आई की जगह गामा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू n2 आर की जगह गामा माइनस बीटा। ठीक है, अब n1 गामा माइनस n1 अल्फ़ा इक्वल टू n2 गामा माइनस n2 बीटा। यहाँ पर एक स्टेप हम पिछले वाले लेक्चर में भी बता चुके हैं कि यहाँ थोड़ा ध्यान रखोगे तो स्टेप उलझने से बच जाएंगे। क्या करना है, अल्फ़ा बीटा को लेफ़्ट साइड लाना है और गामा को राइट साइड, ताकि बार बार ट्रांसपोज करने की ज़रूरत ना पड़े। तो थोड़ा ट्रिक यूज करोगे तो क्या है, अल्फ़ा बीटा लेफ़्ट और गामा राइट, तो हो जाएगा ये n2 बीटा इधर आ जाएगा। तो n2 बीटा माइनस n1 अल्फ़ा इक्वल टू n2 गामा है, ये इधर जाएगा, n1 गामा माइनस में हो जाएगा, गामा कामन ले लेंगे तो n2 माइनस n1 इंटू गामा आ जाएगा। ये इक्वेशन हो जाएगा 1 2 3, यहाँ हो जाएगा 4। तो ये स्टेप हमारा थर्ड हो गया। थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे। अब स्टेप 4 में क्या करना है, इन्हीं अल्फ़ा बीटा गामा को हमें टैन के फॉर्म में कन्वर्ट करके इनकी वैल्यूज़ को यू वी आर में लाना है। आई आर की वैल्यू को अल्फ़ा बीटा गामा में लाए, अब अगला अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू को हम यू वी आर में लाएंगे। ठीक, तो यही काम हमको करना है। चलते हैं इधर करते हैं। तो यहाँ पर हम एक एजम्पशन लेंगे, एक परपेंडिकुलर डाल देंगे ए एन इक्वल टू एच। तो ड्रा ए एन परपेंडिकुलर, यहाँ हो जाएगा पी ओ दैट इज़ प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक एजम्पशन करेंगे, इफ़ अल्फ़ा बीटा गामा आर वेरी स्मॉल, ये ध्यान रखना, इसको लिखना ज़रूरी है, एंड टेकन इन
रेडियन, तब क्या होगा? अगर ये अल्फ़ा बीटा गामा बहुत छोटे हों और रेडियन में लिए हों, तब n और p आपस में क्या होंगे? बहुत क्लोज होंगे। तो p n विल बी वेरी क्लोज। आप लोग स्क्रीन को जूम भी कर सकते हैं जब ये वीडियो लोड होता है यूट्यूब पे, तो टू p है ना, n बहुत क्लोज होगा p के। देन अब ध्यान देना, अगर ये अल्फ़ा बहुत छोटा होगा तो अल्फ़ा लगभग इक्वल हो जाएगा tan अल्फ़ा के, बीटा लगभग बराबर tan बीटा के, और गामा लगभग बराबर tan गामा। अगर एंगल छोटे होते हैं, बहुत छोटे एंगल के लिए अल्फ़ा इक्वल टू tan अल्फ़ा इक्वल टू साइन अल्फ़ा होता है, बीटा इक्वल टू tan बीटा इक्वल टू साइन बीटा हो सकता है, और गामा इक्वल टू tan गामा इक्वल टू साइन गामा हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बेस और हाइपोटेन्यूज लगभग बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अल्फ़ा पर नियरली इक्वल टू tan अल्फ़ा। तो tan अल्फ़ा के लिए हम ये ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल OAN। तो क्या हो जाएगा इसमें? AN अपान NO। अब AN को, AN तो AN है ही, NO को हम लग सकते हैं क्या? PO, क्योंकि N और P बहुत, जब एंगल बहुत छोटा होगा तो N और P क्या हो जाएंगे? जब ये एंगल छोटा होते होते यहाँ पे पहुँच जाएगा तो ये रे यहाँ पहुँच जाएगी, और तब यहाँ पर ये N यहाँ पर पहुँचेगा, N और P बहुत क्लोज होंगे। तो जो दूरी N से ली जा रही है वो हम कह देंगे P से ले लेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो AN की जगह H रखेंगे। PO क्या है? ऑब्जेक्ट की दूरी है, तो माइनस U लेंगे साइन कन्वेंशन के साथ, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ फिर AN करेंगे परपेंडिकुलर, tan बीटा के लिए ये ट्राइंगल ले लेंगे, तो परपेंडिकुलर अपान NI हो जाएगा। AN को AN ही रखते हैं, और NI को PI के लगभग कर सकते हैं, इक्वल टू H अपान PI की जो वैल्यू है वो V है, अपोजिट डायरेक्शन में है, माइनस V ले लेंगे, ठीक। अब tan गामा के लिए ट्राइंगल CAN को ले लेंगे, क्या हो जाएगा? AN अपान NC परपेंडिकुलर अपान बेस लगभग बराबर AN अपान PC। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा बहुत छोटे हैं, तो ये H हो जाएगा। PC क्या हो जाएगा? माइनस R, इंसिडेंट रे के अपोजिट है, इसलिए मान लेते हैं इक्वेशन ये है 5। अब क्या करना है? जब ये इक्वेशन 5 हो गया तो अब इस इक्वेशन की वैल्यू इस इक्वेशन में हम लोग रख देंगे। इक्वेशन 5 की वैल्यू इक्वेशन 4 में रखेंगे। तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 5 इन 4। तो ये हमारा यहाँ तक एक स्टेप था, स्टेप 3, और ये हमारा स्टेप क्या है? ये स्टेप हमारा स्टेप 4 था, ठीक। अब हमारा स्टेप क्या है? ये स्टेप 5 है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? फाइनल वैल्यूज को, UVR वाली वैल्यूज को रख देते हैं 4 में। तो N2 है, तो N2 बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? H अपान माइनस V माइनस N1 अल्फ़ा की वैल्यू H अपान माइनस U इक्वल टू N2 माइनस N1 गामा की वैल्यू क्या है? H अपान माइनस R। सभी लोग ध्यान देंगे यहाँ पे, यहाँ H कामन लेके कैंसिल कर देंगे, और यहाँ माइनस भी हर एक के में है, तो माइनस भी क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास बचेगा क्या? N2 अपान V, देखो ये प्लस में हो गया, और ये माइनस N1 अपान U इक्वल टू क्या हो जाएगा? N2 माइनस N1 अपान R, ठीक है। तो यही फार्मूला हमको डिराइव करना था, यही फार्मूला हमारा डिराइव हो गया, ठीक। तो बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला आप लोगों के यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली और बोर्ड CBSE का बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जान लो ये बोर्ड में आ रहा है। तो कहीं भी कोई डाउट होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो। तुम लोग देख लेते हो वीडियो, स्किप कर देते हैं, बहुत मेहनत होती है, इसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, इसमें आपका कुछ जाता नहीं है। आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लगातार देखते रहिए, बहुत बोर्ड के क्वेश्चन अभी आगे और आने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में